आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की तैयारी में सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे और जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने शुरू कर दिया है तो वह बहुत ध्यान से बातों को समझे कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और उसमें कौन कौन से चरण में क्या क्या पैटर्न एमपीपीएससी ने निर्धारित कर रखा है। बीच बीच में हम सिलेबस के साथ साथ कुछ स्ट्रेटजिक बातों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए जिस दौरान हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है तैयारी शुरुआत और शुरुआत कहाँ से की जाए, उन तमाम बातों को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो एमपीपीएससी जो है, एमपीपीएससी हम लगभग आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि एमपीपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उसमें पहला प्री है, दूसरा मेंस है और तीसरा इंटरव्यू है। ठीक, इसमें 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक को हम जीएस बोलते हैं, एक को हम सीसेट बोलते हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं। पहले 4 पेपर जो है, पहले 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और एक पेपर हिंदी को हम हिंदी में ही लिख देते हैं, हिंदी और निबंध का होता है। ठीक है, ऐसे का होता है। और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू होता है 175 मार्क्स का, जिसमें आपके व्यक्तित्व को परीक्षण किया जाता है। इंटरव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट मुख्य रूप से उसका फोकस रहता है। ठीक है, ये जो है ये 1400 मार्क्स का होता है। 6 पेपर हैं। पहले 3 पेपर 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चौथा पेपर 200 मार्क्स का है, 5वां पेपर भी 200 मार्क्स का है और 6वां पेपर 100 मार्क्स का है। इन सभी के लिए समय भी बराबर बराबर मिला हुआ है। 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स। ये मुख्य परीक्षा जो है पूरी लिखित है और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव्स है, यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम जीरो हो और आपको कुछ भी पता नहीं कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ 200 मार्क्स के 2 पेपर हैं। ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग केवल जनरल कैटेगरी में है तो 40% मार्क्स लाना है, SC ST OBC में है तो 30% मार्क्स लाना है। इसके अलावा आपकी जो मेरिट तैयार होगी प्रीलिम्स की, उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, तो ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, मुख्य रूप से इन्हीं से डिसाइड होगा कि आप मेंस देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप मेन तक पहुंचेंगे या नहीं जाएंगे, या फिर से अपनी तैयारी शुरू करिए अगले एग्ज़ाम के लिए। ठीक, यहाँ पर अधिकांशता एक सेफ स्कोर जो माना जाता है, हम उसको परसेंट्स कहें या हम क्वेश्चन कहें, कि यदि आप 100 में से 75 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो सामान्य स्थिति में, जैसा पिछले 2-3 साल में चल रहा है, सामान्य स्थिति में आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो। हाँ, अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है या कुछ और ऐसी बातें हैं कि बहुत पढ़ने वाली एक ऐसी जनरेशन आ गई है जो 80 से कम में मानती ही नहीं है, तो बात अलग है। अधिकांशतः हम एक सामान्यतः हम ले रहे हैं कि 75 क्वेश्चन अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एक तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर भी एक तरीके से यहाँ पर बच्चे को टारगेट 80 क्वेश्चन का रखना चाहिए, और क्योंकि आपको यहाँ पे जो पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सारे सब्जेक्ट लगभग यहाँ पर भी पढ़ने हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बहुत इत्मीनान से बाकी सारी बातें जो भी लोग करते हैं उनको एक तरफ रख कर हमेशा आपको मेंस के साथ ही
तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मध्य प्रदेश का जो है पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना है, इसी तरीके से भारत का भी ये सब पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, और संविधान से जुड़े हुए कोई संवैधानिक आयोग हैं तो उसकी एक लास्ट यूनिट जुड़ी हुई है वो आपको पढ़नी है। तो टोटल 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स को तैयार करके आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन लाने हैं ताकि आप मेंस में अपेयर हो सको। एक तरीके से ये एग्ज़ाम जो है वो फिल्टर करने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो 21 साल की उम्र पूरी कर चुका है और मतलब मिनिमम एज जिसकी 21 साल है और पूरी हो चुकी है, और जो अपना ग्रेजुएशन भी पूरी कर चुका है, लगभग कर चुका है, तो वो सब बच्चे जो हैं यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज ये मान के हम ले सकते हैं कि लगभग 4 से 5 लाख भी हम कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में कितने स्टूडेंट शामिल होंगे ये इस बात से तय होता है कि टोटल जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, उसने एमपीपीएससी के सामने कितने पद रखे हैं कि इतने पदों के लिए आपको भर्ती करानी है, इतने पद हमें आवश्यक हैं, आप इन पे भर्ती कराओ। आप हमको जो है उनको सिलेक्ट करके हमारे पास भेजो और हम फिर जो है उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें मान लेते हैं कि एमपी गवर्नमेंट जो है उसने 300 पदों के लिए एमपीपीएससी के पास एमपीपीएससी को भर्ती कराने के लिए एक तरीके से बोला है कि आप जो है हमें 300 पदों की आवश्यकता है, आप 300 पदों पर भर्ती कराइए। तो वो 300 का हमेशा 15 गुना जो है वो मुख्य परीक्षा में शामिल होता है। हालांकि वो 15 गुना से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं रहेगा कि 4,500 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 5,000 हो जाएंगे, वो 400-500 बच्चे बढ़ सकते हैं अगर एक जैसे नंबर हैं बहुत सारे बच्चों के, लेकिन अधिकांश था वो लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक। तो अगर 300 पद हैं तो ये नंबर कोई मायने नहीं रखता है, ये नंबर मायने रखता है जितना ये होगा, जितनी पोस्ट होंगी उसके आधार पर जो है वो यहाँ पर बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे, ठीक है। यानी 300 पोस्ट हैं तो 4,000 बच्चे जो है वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब ये जो 4,000 स्टूडेंट्स में कंपटीशन रहेगा वो इन 1400 मार्क्स के लिए रहेगा, और जो 1400 मार्क्स में से जो सबसे ज़्यादा टॉप 900 लोग होंगे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 900 क्यों? क्योंकि दूसरा जो एमपीपीएससी का सिलेबस कहता है, दूसरी बात जो कहता है वो ये कि इंटरव्यू में जो कुल पोस्ट हैं उसका 3 गुना शामिल किया जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसके कोई रेशियो नहीं है, जो टोटल पोस्ट है उस पोस्ट का 3 गुना, यानी अगर 300 पोस्ट हैं तो 900 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर अब 3600 लोग यहाँ पर भी बाहर होंगे और उन 900 लोगों को शामिल किया जाएगा जो इस 1400 में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, ठीक। तो फिर इस 1400 में और 175 नंबर ये, ठीक है। फिर उन 900 लोगों का इंटरव्यू होगा और ये जो 1575 टोटल हो रहा है, 1400 और 175, तो ये 1575 जो टोटल हो रहा है उसके आधार पर अब 300 लोगों की रैंकिंग तैयार की जाएगी, बाकी 600 लोग यहाँ पर भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रैंक 3 रैंक तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो फर्स्ट रैंक पे, जो दूसरे नंबर पे आएगा सेकंड रैंक पर, और उसी आधार पर फिर पद दिए जाएंगे कि कौन एसडीएम बनेगा, कौन डीएसपी बनेगा, कौन वाणिज्य कर अधिकारी बनेगा, कौन श्रम अधिकारी बनेगा, कौन रोजगार अधिकारी बनेगा, कौन जो है तहसीलदार बनेगा, या दूसरे जो पद हैं, कई सारे पद हैं, मतलब लगभग 30 और उससे ज़्यादा प्रकार के पद होते हैं जिन पे की भर्ती की जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि आप अगर ये सोचते हैं कि
में यहाँ पर आना है या पहले जो दर्स हैं उसमें शामिल होना है, तो आखिर कितना मार्क्स यहाँ पे लाना ज़रूरी है और कितना मार्क्स वहाँ पे लाना ज़रूरी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा साथ में देखते चलते हैं, ताकि एक दिमाग में क्लियर रहे कि जब हमको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो किन बातों को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स जब हमको तैयारी करनी है तो किन बातों को ध्यान रखना है, और इंटरव्यू में भी हमको कितने मार्क्स हमारे दिमाग में रहें कि इतने मार्क्स आने चाहिए। और मुख्य रूप से ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, जो आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो एक थोड़ा सा बहुत ऊपरी लेवल पे इसको समझ लो। आप गूगल पे MPPSC सिलेबस सर्च करेंगे, बहुत सारे सिलेबस आ जाएंगे, PDF मिल जाएंगी, PDF डाउनलोड कर लो, उसको 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लो, तो ये बातें जो जितनी भी लिखी हुई हैं वो बहुत आसानी से वैसे भी समझ में आ जाएंगी कौन से पेपर में क्या है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे डिस्कस करें और 2 घंटे उस पर लगाएं। वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें, और मेरा तो ये भी सुझाव रहता है बच्चों को कि आप बिल्कुल जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं तो एक बार पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिख लो, एक अलग कॉपी ले लो पतली सी 50-60 पेज की, और उसमें अपना सिलेबस खुद लिख के उसको सामने रख लो हमेशा। उसको बिल्कुल एक तरीके से अपनी आत्मा से लगा के रखो पूरे समय पे। अगर वहाँ अगर दिमाग में है कि वहाँ 10 में आना है, ठीक, तो बहुत ऊपरी लेवल पे इसमें 2 पेपर होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के, इसमें 2 पेपर होंगे, पॉलिटी रहेगा और इकोनॉमिक और सोशोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट हैं। ये साइंस की 10 यूनिट हैं, हालांकि पहली 3 यूनिट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हैं, उसमें कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, एनर्जी का एक पोर्शन है, उसमें एक पोर्शन इन्वायरमेंट का भी है, और एक ज्योग्राफी का पोर्शन भी उसमें जोड़ दिया है। वो MPPSC जाने की क्यों जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे इसको 10 यूनिट में बांटा हुआ है। फिर इथिक्स का 200 नंबर का पेपर होगा, उसको 5 यूनिट में बांटा है। हिंदी के 10 पोर्शन बांटे हुए हैं, अलग अलग 10 टॉपिक में बांटा हुआ है। टोटल ये 200 मार्क्स का रहेगा। और निबंध में अब प्रारूप लेखन को भी शामिल कर दिया है। 2019 से पहले प्रारूप लेखन हिंदी में आता था, 2019 तक। 19 के बाद जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से प्रारूप लेखन को हिंदी से निकाल के यहाँ पे रख दिया है, ठीक। अब हर पार्ट को, हर पेपर को भी, जैसे इसमें 2 पार्ट हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में फिर 5 यूनिट को पूछा गया है, ज्योग्राफी में फिर 5 यूनिट का पूछा गया है, मतलब 5-5 यूनिट में बांट दिया है पहले 2 पेपर को। इसमें टोटल 10 यूनिट हैं, इसमें 5 यूनिट हैं, और ये थोड़ा अलग पैटर्न है। तो वो अगर आप जाके सिलेबस को ठीक से देखोगे और अपने हाथ से लिखोगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने सिलेबस को ठीक से समझ लिया है, एक तरीके से याद कर लो उसको, अगर सिलेबस को याद कर लिया है तो 10% तैयारी आपकी वैसे ही हो गई है। बहुत सारे भटकाव बचेंगे, बहुत सारा समय बचेगा, और बहुत सारी ऐसी बातें भी बचेंगी जो दूसरे लोग कह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, उससे भी आप अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि माइंड में फिर क्लियर होगा कि यही पढ़ना है। और मुख्य परीक्षा की जो सबसे खूबसूरत बात है MPPSC की, वो ये कि सिलेबस से बाहर लगभग मतलब हम 98-99% बोल सकते हैं कि लगभग सिलेबस के बाहर चीज़ें नहीं आती हैं। यहीं से आएगा, यहीं से इतना करना है, बस इतना कर देना, मतलब इतना करने की क्षमता हम में आ जाए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, उसको ठीक से लिखना हमारे पास आ जाए। जानकारी तो मिल ही जाएंगी, जानकारी का आज के दौर में कोई कमी नहीं है। आप हर टॉपिक को उठाओ, गूगल पे डालो, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई किताब उठाने की भी ज़रूरत नहीं, किताब उठानी है, उठानी पड़ेगी वो, लेकिन अगर नहीं भी उठाएगा कोई बच्चा तो भी वो उसको तैयार कर सकता है, मतलब कि नॉलेज हमको मिल जाएगा। समस्या नॉलेज की नहीं, यहाँ पे समस्या जो आती है वो उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की आती है। आपको तमाम तरह की किताबें मिल जाएंगी, तमाम तरह के टीचर भी मिल जाएंगे, तो ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। उस ज्ञान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कम शब्दों में कैसे लिखना है, मध्यम शब्दों में कैसे लिखना है, ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखना है, वो कला जो है, वो आर्ट अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पर बेहतर नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आखिरी जो हमारा अभी पिछले 3 साल से तो मामला अटका ही हुआ है। 2018 का जो आखिरी रिजल्ट आया हुआ है, और 2018 के जो आखिरी रिजल्ट का जो टॉपर है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हर्षल चौधरी।
तो उसका यहाँ पर 873 था। ठीक, बहुत डेटा हैं, इसमें भी कई सारे ऐसे डेटा हैं जो शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर दें, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, हालांकि बस इतना सा समझ लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर 730 नंबर भी यहाँ पर लाए हुए हैं 1400 में, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी से हैं और 730 मार्क्स भी यहाँ पर लेकर आए हैं तो भी आप इंटरव्यू कॉल आपका आ जाएगा, आया है मतलब 2018 में। 2021-22 में थोड़ा चेंज होगा, 23 में थोड़े और बढ़ेंगे, फिर भी हम एक एवरेज मान के चलें कि 750-60 अगर आप लेके आते हो तो बहुत संभावना है कि इंटरव्यू में आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप 750 लेके आते हो, 760 लेके आते हो, तो भी जो फर्स्ट रैंकर है उससे 100 मार्क्स कम लेके आ गए, मतलब 100 नंबर आप पहले ही पे चढ़ चुके हो। अभी इंटरव्यू की बारी और है, और इंटरव्यू में यहाँ अगर उसको 150 मिल रहे हैं और आपने एवरेज 110 120 ही मान लेते हैं, 120 130 तो एवरेज बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। हालांकि ये 70 तक भी आए हैं, तो 70 तक भी नीचे जा सकते हैं और भी नीचे गिर सकते हैं आगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि आप एवरेज नंबर लेके आते भी हो 120 और 800 760 नंबर और 120 नंबर आप लेके आते हो, तो आप जो है 880 मार्क्स लेके आते हो, यानी लगभग हो सकता है कि कहीं कोई छोटे मोटे पद पे आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर एसडीएम बनना चाहते हैं तो संभावना नहीं है, यानी अगर दिमाग में है, और होना भी चाहिए, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और दिमाग में अगर एसडीएम लेके नहीं जा रहे हैं और ये कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊं, हो जाए सिलेक्शन, वो आती है, वो स्थिति भी आती है एक समय पर। जो बहुत लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि वो स्थिति भी बनती है जब लगता है कि हो जाए, बस कुछ भी मिल जाए। लेकिन आप जो अब शुरुआत कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 850 मार्क्स यहाँ से लेके आना है। और कम से कम 8 से 50 से मतलब ये हुआ कि आप लगभग उस पद को पा जाओगे जो पद आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज ही से अगर शुरुआत की है एमपीपीएससी की या करने वाले हो, तो दिमाग में एक डेटा ज़रूर फिट कर लो कि यहाँ पर मुझे 1400 में से कम 850 मार्क्स लेके आने, और उसको फिर बांटो इसमें कि मुझे इतिहास में इतने नंबर लाने हैं, 850 कैसे होंगे उसको अपने हिसाब से डिफ़ाइन करो। आपका साइंस अच्छा है तो थर्ड पेपर में थोड़ा ज़्यादा रखो, आपका साइंस अच्छा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो पहले 2 पेपर में उस तरीके से मैनेज करो कि साइंस में कम भी आए तो इसमें भी बराबर कर लूँगा। इथिक्स, हिंदी, निबंध बहुत आसान से सब्जेक्ट्स हैं, तो साइंस वालों के लिए भी आसान है और आर्ट्स वालों के लिए भी आसान है। हिंदी से हैं तो अशुद्धियों को सुधारो, इंग्लिश से हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधारो, हिंदी से हैं तो राइटिंग को ठीक करो थोड़ा सा, इंग्लिश से हैं तो भी राइटिंग को थोड़ा ठीक करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो, उत्तर कैसे लिखना है। केवल पढ़ते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी बात पर ध्यान रख लेना कि अगर आप सोचो कि मैं बहुत सारा पढ़ लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, संभावना हो सकता है कि 100 में से 1 का हो भी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना उस स्टूडेंट की होती है जो पढ़ते जाता है, उसको सोचता है, उसको लिखते जाता है, प्रैक्टिस करते जाता है। अगर इस पैटर्न पे आपने तैयारी कर ली, ये 6 पेपर हैं, लिखित परीक्षा है, वैसे ही ये पेपर होंगे जैसे आपने यूनिवर्सिटी इसमें दिए हुए हैं, अगर आर्ट्स के हों चाहे किसी भी चीज़ के हों। ठीक, आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं लाना है, लगभग 60% लाना है, लेकिन वो 60% आएगा तभी जब कम से कम आप अपने जीवन की कीमती जो समय है उसमें से 10 से 12 महीने निकालेंगे और इसकी इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो 1 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के
सब कुछ भूल भाल के जो कुछ हुआ है या जो कुछ होगा उस सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के और सिर्फ फोकस इस पे रह जाए कि ये इतिहास है, इसको ऐसे तैयार करना है, ज्योग्राफी है ऐसे तैयार करनी है, साइंस को ऐसे पढ़ना है। अगर ये ठीक से हो गया तो बहुत मुश्किल नहीं है 850 लाना, लेकिन बहुत मुश्किल है भी अगर हम उस प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं, जो प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। उसमें सारी चीज़ें हैं कि सिलेबस के साथ चलना है, एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आगे रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस किस आयाम में पूछे जाते हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं, कि भारत के पठार से किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, इस सेल से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उस पैटर्न को ठीक से समझ लिया, सिलेबस आपके सामने है, बस वो पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो प्री में और मेंस में दोनों में, और एक बैलेंस बना के चलना है कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन ऐसा भी हो कि वहाँ ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लगाते चलें, है ना। जो जीके की जो फेमस बुक्स हैं, या कम से कम एक बुक जो रख सकते हैं हम, लूसेंट जिसको कहते हैं, तो वो भी साथ साथ में कि वो एमपीपीएससी प्री में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। एमपी जीके एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। एमपी जीके जिसके पास मजबूत है उसका प्रीलिम्स बहुत संभावना है कि नहीं रुके, मतलब बहुत संभावना है कि होगा ही होगा, ना के बराबर संभावना है कि रुक जाए। ठीक, ये पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव्स पेपर होंगे, प्रीलिम्स में, सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे मेंस में, पर्सनालिटी टेस्ट होगा इंटरव्यू में। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन है पूरी तरीके से। आज के समय में मार्केट में भी स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं कि जो नहीं किताब में मिलेंगी तो वो आसानी से आपको विकिपीडिया गूगल पे उपलब्ध रहेंगी। बहुत सारे लेक्चर आपको नहीं समझ में आएंगे, वो यूट्यूब से हो जाएंगे। तो कहीं किसी को ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक माहौल चाहिए, उसके लिए चाहें तो आप कहीं किसी से जुड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी एक स्टेप नहीं है कि आप कहीं किसी संस्था से, इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो ये तरीके से ज्ञान मुफ्त में है, फैला हुआ है, यूट्यूब पे फैला हुआ है, गूगल पे फैला हुआ है। ये चीज़ें पूरी तरीके से फ्री डिफाइंड हैं और व्यवस्थित तरीके से हैं। बस ये है कि आपको उन सारी चीज़ों को जो अव्यवस्थित हैं, जो बिखरे हुए हैं, आपका समय, किताबें, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उन सबको मिला देना है और इक्वल टू जो है वो एचडीएम निकलेगा। ठीक है, तो इस सोच के साथ तैयारी करिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद।